अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? वालेकुम जी अस्सलाम सर, हो सर, रही yes है sir, सर, sure. हो रही है। चलें, दैट्स ग्रेट। यस सर, हो रही है। हाय देयर, आई एम ज़ैनुल आबिदीन। ठीक है, सो इंशाल्लाह अच्छा स्टार्ट रहेगा हमारा। मेरा जो आपके पास जो कोर्स है वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, आज थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे और इसके साथ साथ जो है आपको बेसिक फंक्शंस के हवाले से इसको मैं आपको गाइड करूँगा। इसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़रा मुझे बताएं कि आप लोग मैनेजमेंट पहले पढ़ चुके होंगे ग्रेजुएशन में। इसके जी साथ सर। साथ प्रीवियस कोर्स भी आपने पढ़ा होगा मैनेजमेंट के हवाले से। सो कैन एनीवन प्लीज टेल मी व्हाट इज मैनेजमेंट? यस सर। सर, माय नेम इज गुलाम अली। हाउ आर यू सर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम गुलाम। यस गुलाम। Sir, management is basically involves in coordinates and overseeing the activities of others on work and on their activities. वेरी गुड गुलाम, शाबाश के बेटा। ठीक है, Thank you इसके sir. इसके साथ साथ बेटा इसके मैनेजमेंट के जब फंक्शंस की बात करते हैं तो इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं? सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर इसके फंक्शंस होते हैं प्लानिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग एंड सर एक और बेटा व्हाट्स योर नेम? सर राबिया बीबी। ओके राबिया बेटा, वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। प्लानिंग, कंट्रोलिंग, लीडिंग, स्टाफिंग, ठीक है, ये इसके मेन फंक्शंस में आता है। इसके साथ साथ जो है बेटा मैनेजमेंट असल में जो हमारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन सब में मैनेजमेंट का जो है किरदार, वो रोल, वो सबसे ज़्यादा बड़ा है। असल में जो प्रोग्रेस है वो सिर्फ आज के ज़माने में कैपिटल के ऊपर नहीं होती। ठीक है, अगर आपके पास बहुत सारा कैपिटल है लेकिन अगर आपकी मैनेजमेंट कोलैप्स कर जाती है तो इन केस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लॉस में चली जाती है और इन केस एट द एंड के वो फिनिश पर हो जाती है। क्योंकि पहले के ज़माने की जो सोच थी वो ये थी कि सिर्फ आपके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल हो, उसकी बेस के ऊपर आप जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, इवन के प्रोग्रेस में ला सककर टॉप पोजीशंस पे जा सकते हैं। लेकिन आज की जो सोच है मॉडर्न एरा की वो यही है कि अगर आपके पास सिर्फ कैपिटल और इसके साथ साथ प्लस जो मेजर पॉइंट है वो है मैनेजमेंट। अगर ये मैनेजमेंट है आपके पास, ह्यूमन रिसोर्स जिसके अंदर एक ह्यूमन रिसोर्स आता है कि अगर ये आपके पास है तो सिर्फ इन द केस आपके पास लिटिल अमाउंट ऑफ कैपिटल हो, उसकी बेस के ऊपर भी आप जो है बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि अगर लिटिल अमाउंट ऑफ आपके पास कैपिटल है और उसके साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स जो आपके पास अगर लेबर, आपका स्टाफ अगर वो है तो छोटे पैमाने पर भी है, तो अगर आप इनकी जब आप मोटिवेशन करते हैं, रिक्रूटिंग करते हैं, स्टाफिंग करने के बाद उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करते हैं, कंपनसेट करते हैं उन्हें, तो इसकी बेस के ऊपर आपको वो अच्छे रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। और यही वजह है कि उसके बाद जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रो करती है। अच्छा बेटा, मज़ीद आगे बात करते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों का मुझे सीआर ने बताया था कि वो ऑन नहीं हो पाएंगे आज, शायद कोई प्रॉब्लम्स थी। तो खैर वो नेम्स मेरे पास आ गए हैं और आपकी जो अटेंडेंस के हवाले से जो बात होगी वो भी एट द एंड इंशाल्लाह क्लास के एंड में मैं 5 मिनट दूंगा और रिकॉल करूंगा कि आप सब उसमें शामिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप लोगों के नेम्स भी रिकॉल करूंगा, तो आप लोग सब प्लीज़ मार्क कर दीजिएगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये अपलोड हो जाएंगी उसके बाद इंशाल्लाह विद इन अ वीक आपके पोर्टल पर, तो आपके पास भी शो हो जाएगा कि आपकी अटेंडेंस मार्क हुई है नहीं हुई है। और मैं जब नेम्स कॉल करूँगा प्लीज़ मुझे रिमाइंड करवा दीजिएगा उस पर, क्योंकि इन केस किसी की एब्सेंट मार्क ना हो सके। और जो बच्चे बेटा प्लीज़ मुझे सीआर ने बताया था कि कुछ बच्चे जो हैं वो डाउनलोड नहीं कर पाए या इन केस कोई प्रॉब्लम्स थी, नेट इश्यूज़ थे, तो प्लीज़ अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर लें। क्योंकि चलें फर्स्ट टाइम है, नो इशू, और इंशाल्लाह विद इन अ वीक है हमारे पास नेक्स्ट क्लास के लिए, तो वो अपना प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हमारे साथ रहें। क्योंकि एक लेक्चर भी बेटा अगर आप लोग का मिस हो जाएगा तो एक इशू रहता है और फिर अटेंडेंस मार्क का जो मामला है वो मेरा बहुत क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, ये हमारी रिकॉर्डिंग्स जो है बेटा ये भी सेव होंगी और लेक्चर भी इंशाल्लाह सेव होगा। ये मैं आपके गूगल ड्राइव में भी एक गूगल क्लास में भी आपका ग्रुप बनाकर वहाँ पे आप लोगों को शेयर कर दूँगा। और इन केस हमारे पास ग्रुप बन चुका है व्हाट्सएप पर भी, तो वहाँ पर भी तमाम तर चीज़ें इंशाल्लाह मैं स्लाइड्स और बाकी तमाम चीज़ें भी शेयर कर दूँगा। तो
तो सबके लिए कन्वीनियंट रहेगा इंशाल्लाह, बाद में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस रिगार्डिंग उस पर होंगे तो एंड ऑफ द हमारा जो सेशन है उसमें आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं। उसके दरमियान में आप अगर चाहें तो अपने सारे क्वेश्चंस लिख सकते हैं अपने पास के एट द एंड ऑफ सेशन हम अपने पास कुछ 5 से 10 मिनट देंगे ताकि जो है हम अपने डिस्कशन को कवर अप कर सकें। और कोई क्वेरीज होती हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं उसके रिगार्डिंग लेक्चर के या किसी भी हवाले से, तो आप उसमें मुझे एंड ऑफ द सेशन आप उससे पूछ सकते हैं। ओके सर। अच्छा बेटा, हम बात कर रहे थे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। तो अच्छा बेटा, बुक के हवाले से मैं आपको बता दूं कि आपने क्या करना है, गैरी डेजलर की जो बुक है 16 एडिशन, ठीक है, उसको आपने फॉलो करना है। अच्छा बेटा, आप अपने सर मार्क्स विच को एडिशन? 16th एडिशन बेटा, 16। सर आप ओके बुक सर, आप थैंक शेयर करेंगे पीडीएफ फॉर्म में, हम बाय करेंगे? बेटा मेरी कोशिश ये होगी कि इंशाल्लाह आपको मैं इसका पीडीएफ फॉर्मेट भी जो है एज अ मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दूं। और अगर आप इसके साथ कुछ लेना चाहते हैं, अगर उनके इसको बाय करना चाहते हैं तो नो इशू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि इंशाल्लाह आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी आपको वो चीज़ प्रोवाइड हो जाए, ठीक है। तो आप सब अपने पास ज़रा थैंक यू। नोट डाउन कर लें, गैरी डेजलर, ठीक है, 16th एडिशन। और अगर इन केस अगर कोई भी खुद भी अगर वो कर सकता है, उसके इजी रीच में है, तो प्लीज़ वो भी शेयर कर दें मुझसे पहले, क्योंकि मुझे तो जैसे ही इंशाल्लाह एज सून पॉसिबल टाइम मिलेगा तो मैं इंशाल्लाह से शेयर कर दूँगी। और इन केस इससे पहले कोई कर सकता है ग्रुप में, तो मोस्ट वेलकम, ग्रुप बन चुका है, उसमें आप जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, रेफरेंस बुक के हवाले से बेटा बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ठीक है, सब नोट डाउन कर लें, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस। ये है बेटा जॉन ब्रेटन की, ठीक है, JOHN, जॉन, BRATTON, जॉन ब्रेटन, BRATTON, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस, जॉन ब्रेटन, इसका आप ले लें 2nd एडिशन। Is it okay, boys and girls? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes, sir. Thank you बेटा। अच्छा बेटा, लेट्स मूव टुवर्ड्स द इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। थोड़ा सा हमने रिव्यू किया था मैनेजमेंट और उसके फंक्शंस का, कुछ बच्चे अभी ऐड हुए हैं तो दोबारा से रिकॉल कर दूं बेटा मैनेजमेंट और उसके फंक्शंस के हवाले से, क्योंकि हमें मैनेजमेंट को और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को इसे आपस में लिंक करना होता है, और ये एक दूसरे से लिंक है, इसके बगैर जो है वो आगे मूव ऑन नहीं हो सकता। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है दरअसल वो मैनेजमेंट की ही एक साइड से है। आप मैनेज करते हैं लेकिन ह्यूमन रिसोर्स से, असल में जो भी आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है या कोई फैक्ट्री है, कोई भी वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, अगर आप उन्हें रिटेन नहीं करते, ठीक है, और उन्हें कंपनसेट नहीं करते, उन्हें आप जो है फैसिलिटेट नहीं करते हैं, तो आपके पास लॉस होना शुरू हो जाता है। टर्नओवर आपके पास बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि आपके पास एम्प्लॉयज़ जो हैं वो काम छोड़कर चले जाते हैं, और गैप को रिफिल करना इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, कि आपके पास बहुत सारे इश्यूज आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि पहले तो आपने बहुत सारी प्लानिंग करनी होती है कि हाउ मेनी लेबर्स और एम्प्लॉयज यू वांट टू नीड, ठीक है। आफ्टरवर्ड्स फिर आपके पास जो है फिर आपको उसके जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखना होता है, जितनी आपके पास रिक्वायरमेंट है उन चीज़ों को देखना पड़ता है। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस टू हायर अ न्यू पर्सन। सो फॉर दैट आप कोशिश ये करते हैं कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को जो है सस्टेन रखें और टर्नओवर आपके पास ज़्यादा ना हो। इन केस फिर इसमें ये होता है कि आप एम्प्लॉयज़ जो हैं वो देखते हैं कि कितना आपके साथ सिंसियर है आपकी ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैनेजमेंट साइड में सिर्फ आप जो है वो एक तरह से आप ऑर्डर्स खाली जनरेट करते हैं लेकिन मोटिवेट नहीं करते अपने वर्कर्स को, सो बहुत सारे आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो डिसहार्ट हो जाते हैं और स्ट्रेस फील करते हैं, और वो ज़्यादा अच्छा आउटपुट आपका नहीं दे सकते, अच्छी तरीके से बेस्ट अपना जो है वो कवर नहीं दे सकते।
इन केस मे बी पॉसिबल के प्रॉब्लम्स जो हैं वो सबकी सामने आती हैं ड्यूरिंग द एग्जाम और ड्यूरिंग द काम वर्क वगैरह, तो वो इवन जो है हेजिटेट हो जाते हैं पूछने पर। ओके बेटा, ह्यूमन resource management at work. What is human resource management? The process of acquiring, training, appraising, and compensating employees, and of attending to their labor relations, health and safety and fairness concerns. अच्छा, ये तो मैंने बेटा आपके साथ जो है वो डेफिनेशन शेयर की है HRM की, कि असल में जो प्रोसेस है एक्वायरिंग मीन्स कि आपको पता है कि इंफॉर्मेशन हासिल करना, इसके साथ साथ आप ट्रेनिंग, क्या आप ट्रेन कर रहे हैं, किस तरह ट्रेनिंग दे रहे हैं, इसके साथ साथ अप्रेजिंग में इनको एवोल्यूट करना, और उसके बाद जो है उन्हें कंपनसेट करना कि आपने जो बेस्ट आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको किस तरह आप जो है रिवॉर्ड कर रहे हैं, अवार्ड दे रहे हैं, और इसके साथ साथ आपने अपने लेबर रिलेशंस को आपस में कैसे रखा है, इवन स्टाफ का जो आपके साथ जो है इंटरलिंक है वो किस तरह का है, और इवन जो है हमारे स्टाफ की लेबर्स की जो हेल्थ है उसके हवाले से भी बेटा आपने बहुत इन चीज़ों को मद्देनजर रखना है, कंसर्न रखना है कि उनकी हेल्थ, जो लेबर्स हैं उनकी हेल्थ के ऊपर कोई इशू ना है, क्योंकि जब उनकी हेल्थ के इशूज आते हैं तो वो एब्सेंटिज्म पे जाते हैं, ऑफ करते हैं, इसकी बेस के ऊपर जो है प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। और फिर हमारे पास जो लास्ट है एट द एंड वो है फेयरनेस कंसर्न। फेयरनेस कंसर्न में ये है कि इक्वल आप सबको जो है इक्वल लेकर चलो, फेवरिज्म आपके पास ना हो, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स वहीं पर पैदा होते हैं जब आप किसी दूसरे को जो है वो आप फेवर देना शुरू कर देते हैं। तो लोग जो कॉम्पिटेंट नहीं होते, अगर आप उन्हें फेवर देते हैं तो इससे क्या होता है कि दूसरों के ऊपर गलत तासुर जाता है और कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं, और इन टर्म्स ऑफ दैट हमारी प्रोडक्शन में, हमारे रिजल्ट्स में वो आउटकम्स नहीं मिलते हमारे एम्प्लॉइज़ के साथ, हमें अपने एम्प्लॉइज से इसकी वजह से सफ़र करती है एट द एंड आपकी ऑर्गेनाइजेशन। हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन के हवाले से चलते हैं कि व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन इज पीपल विद फॉर्मली असाइन्ड रोल्स हु वर्क टुगेदर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशंस गोल। वो फॉर्म एक वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर लोग काम कर रहे हों, मे बी फॉर्मली, और who are just doing their roles or work together in a team to achieve the organization's goal. Next one is बेटा कि हमारे पास जो next definition आ रही है वो है manager की। कि what is manager? A person responsible for accomplishing the organization's goals and who does so by managing the efforts of the organization's people. बहुत बड़ा रोल है हमारे इस HRM में मैनेजर का, कि जो सारी चीज़ों को सुपरवाइज कर रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है, और इसी के बेस के ऊपर जो है ऑर्गेनाइजेशंस की सक्सेसफुल और उसकी प्रॉस्पेरिटी जो है वो डिपेंड करती है। अगर हमारा मैनेजर जो है वो बहुत अच्छा होगा, जो चीज़ों को साथ लेकर चलेगा, अपने एम्प्लॉयज़ की केयर करेगा, और इसके साथ साथ जो डिजर्व लोग हैं उन्हें कंपनसेट करेगा। प्लीज ये जो भी बच्चा माइक ऑन किया है उसे ऑफ कर दें। वो शूज पहन रही है। क्लास ढूंढूंगा, 10 चेयर ढूंढना, नीचे क्लास खाली है। खुद तो नीचे बैठ के ना ले आप ऑफ कर दें। नीचे बैठ के ना ले लो। सर आप रिमूव कर दें फिलहाल इसको। जी एक मिनट। हाँ यहाँ पर बना बैठा है तो यहीं से ना चेयर से है मुकद्दस। रिकॉर्ड हो रही है फिर हमें तो जाएंगे ना, फिर हम शूज पहन रहे। कौन बोल रहा है शूज पहन रही है? वही तो बोल रही थी ना। माइक ऑन थोड़ी है, ये माइक ऑन है क्या? ओके बेटा, मैनेजर की बात कर रहे थे हम, ठीक है। द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर अकम्प्लिशिंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड हू डज सो बाय मैनेजिंग द एफर्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पीपल। बात कर रहे थे हम मैनेजर की, कि जो अपने तमाम एम्प्लॉयज़ की जो है वो केयर ऑफ करता है और उसके बेस के ऊपर उनसे
इन रिटर्न उनका बेस्ट चाहता है और जो कि अलाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को उनके स्टाफ के साथ, ताकि वो उसके साथ मीटअप कर सकें और ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेस को आगे बढ़ा सके और उसे सक्सेसफुल बना सके। मैनेजर जो है दरअसल इट इज़ अ की रोल और अ की पर्सन। अच्छा बेटा, मैनेजमेंट प्रोसेस की हम जब बात कर रहे थे तो उसमें पहला था जैसा कि हमें राबिया ने बताया था बेटा, जैसे कि हमें बताया कि उन्होंने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, ये जो हमारे बेसिक 5 फंक्शंस हैं ये मैनेजमेंट प्रोसेस में इंक्लूड किए जाते हैं। जिसमें पहला है हमारे पास फर्स्ट प्लान। अच्छा, प्लानिंग की हम बात करें तो दरअसल प्लानिंग में होता क्या ये है कि आपने अपने स्टैंडर्ड्स को रखना है, कि आपने इस्टेब्लिशिंग गोल्स करने हैं, अपने स्टैंडर्ड्स को इस्टेब्लिश रखना है, तो प्लान करना है कि क्या हमारे स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, इसके साथ साथ हमें हमारे गोल्स क्या हैं। तो ये सब चीज़ें बातें आती हैं बेटा इसमें प्लानिंग में। इसके साथ साथ उन्होंने क्या करना होता है कि पॉलिसीज़ और रूल्स बनाने होते हैं, कि जिसकी गाइडलाइंस के ऊपर चलकर जो है बच्चे, जिसकी गाइडलाइंस पर चलकर हमारे एम्प्लॉइज जो हैं वो जब चलेंगे तो उसमें वर्कआउट हमारा बहुत अच्छा रहेगा। उसके साथ साथ हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सक्सेसफुल रहेगी। जो हमारा सेकंड है वो है ऑर्गेनाइजिंग। इसके अंदर क्या करते हैं कि इसके अंदर जो है वो टास्क दिए जाते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को, और इस्टेब्लिश किया जाता है कि डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। इसके साथ साथ जो है वो चैनल्स ऑफ अथॉरिटी दी जाती है कि आपके पास अगर जिसमें पहली चीज़ आती है जैसे कि आप जो है अपने सबऑर्डिनेट्स को टास्क देते हैं और कोशिश ये की जाए कि टास्क भी सिर्फ उन्हें ही दिया जाए जो उसके मैयार के ऊपर, उसके स्टैंडर्ड्स के ऊपर पूरा उतरे। तो जो आपने कॉम्पिटेंट बंदा रखा है क्या वो उस टास्क को पूरा कर सकता है या नहीं। इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजिंग में आप प्लान ये करते हैं, आप काम ये करते हैं कि टास्क जो है उन्हीं बंदों को दिया जाए जो कंसर्न डिपार्टमेंट से हो। आप डिपार्टमेंट को इसलिए इस्टेब्लिश करते हैं ताकि इंटरलिंक हो सके, बीच में दरमियान में कोई गैप ना आए, कम्युनिकेशन रहे, ताकि कोई प्रॉब्लम या कोई इशू आता है तो क्या रिजॉल्व हो जाए। इसके साथ चैनल्स ऑफ अथॉरिटी की रखी जाती है ऑर्गेनाइजिंग में। ये हम प्लान करते हैं कि हमारे पास जो अथॉरिटी है उसका एक चैनल, प्रॉपर थ्रू चैनल होना चाहिए, क्योंकि अगर आप चैनल नहीं रखेंगे तो कोई भी आपको बाईपास करके आगे जा सकता है। इसमें बहुत सारे मैनेजमेंट इश्यूज आते हैं कि अगर आपके पास एक प्रॉपर चैनल होता है अथॉरिटी का तो वो डेक्लेरेशन देने में बहुत आसानी रहती है और बीच में गैप भी नहीं होता। और इन दैट केस अगर यहाँ फेवरिज्म आता है बहुत ज़्यादा कि अगर वो डायरेक्टली बाईपास करके किसी और अथॉरिटी की तरफ जाता है तो इसमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं आपस में, जिसको रिजॉल्व करना बाद में बहुत ज़्यादा इश्यूज हो जाते हैं। जो हमारे पास थर्ड आपके पास जो है मैनेजमेंट प्रोसेस जो है वो है स्टाफिंग। अच्छा, इसमें आप क्या करते हैं कि आपने स्टाफ को कैसे हायर करना है, कहाँ रखना है। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं, दैट इज़ द की फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस, डिटरमाइनिंग व्हाट टाइप ऑफ पीपल शुड बी हायर्ड। सबसे पहले तो यही है कि आपने बताना है कि किस तरह के लोगों को हमने हायर करना है। ठीक है, आपके पास ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, कम्युनिटी होती है, इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि किस तरह के लोगों को आपने जो है अपने पास हायर करना है, अपने काम के लिए रखना है। इसमें फिर आपके पास जो पहली चीज़ आती है वो रिक्रूटिंग आती है, कि रिक्रूटिंग में आप जो है किस ग्रुप को आप आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि ये स्पेशल टारगेट करना चाह रहे हैं कि कैसे लोगों को आपने अपने पास स्टाफ एज अ स्टाफ हायर करना है। इसमें आप जो है, जो हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस है वो है आपके सिलेक्टिंग एम्प्लॉयज़। आप क्या करते हैं कि उन जो आपने आइडेंटिफाई किया है उन लोगों को, उन पीपल को कि जिनको आपने हायर करना है उनको आप सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर जब आप उनको सेलेक्ट करते हैं, दरअसल जब भी आपके पास कोई जॉब, आपके पास जो है कोई भी जॉब जो है वैकेंसी आपके पास एम्प्टी होती है, खाली होती है, तो आप क्या करते हैं उसकी जगह आप लोगों को हायर करने की कोशिश करते हैं, जिसके पीछे जाकर भी आप बहुत सारा काम कर रहे होते हैं। उसमें फिर से आप बहुत सारे लोगों में से एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आप जो है एक परफॉर्मेंस सेट करते हैं, आप ये स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि ये जो क्राइटेरिया है, जो लोग हैं जो हमारे पास आना चाह रहे हैं, इनका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, इनकी परफॉर्मेंस बेस्ड क्या होनी चाहिए।
मे बी इट्स इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशंस एंड स्किल्स। एक्सपीरियंस की बात भी की जा सकती है, इसके साथ साथ कि इसमें एक्सपीरियंस भी हमारे पास हम क्या रखते हैं। ये सब चीज़ें बेटा आप जो है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के अंदर करते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज कंपनसेटिंग, कि आप उन्हें किस तरह कंपनसेट करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। कंपनसेट मीन्स कि आप जो है जो भी वो काम कर रहे हैं उसको रिवॉर्ड किस तरह देंगे, या उनको सैलरी क्या पे करेंगे, या इसके साथ साथ आप उनके साथ बेनिफिट्स या फ्रेंच क्या रखेंगे कि लोग जो है वो आपकी तरफ मुतवज्जह हों। इसके बाद फिर आप उसके अंदर स्टाफिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। इसमें नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास है कि आप उनकी परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करते हैं। आप ये देखते हैं, ये जज करते हैं कि वो किस तरह काम कर रहे हैं, क्या वो अपनी परफॉर्मेंस पे बीट कर रहे हैं, आर दे लेट कमर्स, आर दे गोइंग विद देयर स्टैंडर्ड्स। आप जो है एक इन टर्म्स ऑफ टेस्ट या उनकी परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर आप जो है वो एवेल्यूएट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस क्या रही। नेक्स्ट वन इज कि आप अगर आपके सामने आता है कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, या आप उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस के बाद आप देखते हैं कि आपका एम्प्लॉयज़ जो है वो कहाँ खड़ा है, क्या वो स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है, या जो आपने स्टैंडर्ड्स रखे थे क्या वो उन टारगेट को अचीव कर रहा है या नहीं। तो आप क्या करते हैं कि फिर उनकी काउंसलिंग करते हैं, क्योंकि आप काउंसलिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनको क्या प्रॉब्लम्स जो है वो फेस हो रही है। इसके साथ साथ आप उनसे जब काउंसलिंग करेंगे तो वो अपने आइडियाज़ आपके साथ शेयर करेंगे। आपकी जो मैनेजरियल स्किल्स हैं आप उनकी बेस के ऊपर आप जो है आइडेंटिफाई करेंगे उनके साथ काउंसलिंग करके कि किन चीज़ों की वजह से उनकी जो परफॉर्मेंस है क्या वो मीट हो रही है या नहीं हो रही। इसके साथ साथ बेटा फिर आप उसके बाद नेक्स्ट इसमें स्टेप आता है, वो आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का, कि आप अपने एम्प्लॉयज़ की जब ट्रेनिंग, अच्छा आप ये देखते हैं काउंसलिंग के बाद कि क्या इन्हें और मज़ीद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत है या नहीं। तो इन दैट केस पे आप उसके लिए जो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। आप देखते हैं कि इनके लिए कौन सी ट्रेनिंग्स रखी जाए कि इनके साथ जो इनकी परफॉर्मेंस है जो इनकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर दे। फिर आप उसके लिए प्लान करते हैं कि आप इनके लिए जो है वो प्रेजेंटेशंस रखें, सेमिनार्स रखें, या इनके लिए कोई ट्रेनिंग रखें कि कहीं या कोई एक्सटर्नल आकर इनको ट्रेन करें। ये सब चीज़ें फिर आप करते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमारे पास जो है बेटा वो है लीडिंग, जो मैनेजमेंट का प्रोसेस फंक्शन है नंबर 4। लीडिंग में आप क्या करते हैं, स्टैंडर्ड्स को जो है आप आप जो है वो लीडिंग के अंदर ये होता है कि एक तरह से आप सुपरवाइज कर रहे होते हैं, सुपरविजन कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ आप टीम को लीड कर रहे होते हैं, आप जो है वो काम करवाते हैं दूसरों से। ठीक है, आप क्या करते हैं कि गेटिंग अदर्स टू गेट द जॉब डन, आप इसमें मोटिवेट करते हैं लोगों को। ये बड़ा सा एक कहते हैं ना कि बड़ा ही अहम रोल होता है। इसके ऊपर मैं एक एग्जांपल आपको सुनाना चाहूँगा कि ये आप जब जॉब करवा रहे होते हैं, कोई भी काम करवा रहे होते हैं दूसरों से, तो उसमें जो मोटिवेशन लेवल का जो फैक्टर है वो कितना ही इम्पोर्टेंट है। इसकी एक एग्जांपल ये हो सकती है, और इससे खुद ये सोचेंगे कि कहेंगे कि वाकई नो डाउट कि ये काम हो सकता है। या आपने बहुत सारे पोस्ट में या आपने पढ़ा भी होगा, आपने देखा होगा कि लोग जो हैं जब मोटिवेट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ऐसा काम कर जाते हैं कि जो बिल्कुल अनबिलीवेबल होता है। इसमें एक एग्जांपल है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि एक बहुत थिन पतला सा बच्चा होता है, उसके साथ एक बहुत फैटी बॉय होता है जो घूमने जाते हैं, अपने विलेज से बहुत दूर चले जाते हैं, और वहाँ असल में दोनों जब बातें करते करते फॉरेस्ट से बहुत दूर चले जाते हैं तो देखते हैं कि हम रास्ता भटक गए हैं और बहुत दूर आ गए हैं। और बातें करते करते उन्हें पता नहीं चलता, आगे एक वेल होता है, कुआं, जिसमें जो मोटा बच्चा जो फैटी होता है वो गिर जाता है, वो फॉल डाउन हो जाता है। अब जो पतला वाला बच्चा होता है वो ये सोचता है कि मैं क्या करूँ, और ये तो बहुत खतरनाक बात हो गई, क्योंकि अब हम घर कैसे जाएंगे, और ये यहाँ मेरे फ्रेंड जो है वो वेल में गिर गए, तो मैं इन्हें कैसे बाहर निकाल सकता हूँ।
तो जो फैटी बॉय होता है वो अंदर से उन्हें मोटिवेट करता है कि आप मुझे खींच सकते हैं। इनकेस आप देखते हैं कि रियलिटी में भी कि बहुत पतला जो होगा वो एक बहुत ज़्यादा फैटी बॉय को कैसे कैरी कर सके, वो भी एक वेल से कि कोई वहाँ पर चीज़ें नहीं हैं। तो जब वो भागते-भागते जब उसे मोटिवेट करता है तो कहता है आप देखें कोई चीज़, कोई ऐसी चीज़ फेंकें मेरे पास, जिससे आप मुझे कैरी कर लें। तो ये कहता है कि मैं आपको कैरी कैसे कर सकता हूँ? आप तो इतने भारी हैं और ये तो बहुत गहरा कुआँ है, तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम होगी, नहीं हो सकता। तो वो उसे मोटिवेट करता है, वो कहता है ठीक है आप कोशिश तो करें, आप देखेंगे आपके आस-पास क्या चीज़ आपको अवेलेबल है। तो इन दैट केस फिर वो जाता है, चीज़ों को सर्च करता है, तो उसे एक रस्सी मिलती है और वो उसे थ्रो करता है अंदर और उसे अपने ऊपर ही बांध लेता है, ट्राई कर लेता है और उसे कैरी करने की कोशिश करता है। लेकिन इसके साथ-साथ वो क्या करता है, उसका एक पर जो है वो देता है एक दरख्त के साथ जो उनके करीब ही होता है। तो पहले तो जब वो इन केस पहले खुद कोशिश करता है तो उसे कैरी नहीं कर पाता, लेकिन वो अंदर से मोटा बच्चा जो है फैटी, वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहा होता है। जब मोटिवेट करता है तो वो क्या करते हैं, वो बल्ब अपने पास ऊपर से भी लेकर उसके साथ पहले दरख्त से ले लेते हैं और फिर उन्हें खींचने की कोशिश करते हैं, पुल करने की, और आहिस्ता-आहिस्ता वो उसे कैरी कर लेता है, बाहर ले आता है। तो मेरा मोटिवेशन लेवल जो है वो अगर होगा तो कोई भी ऐसा काम जो इम्पॉसिबल नज़र आ रहा हो वो भी पॉसिबल हो सकता है। एक इंसान का जब मोटिवेशन लेवल जब आप ऊपर कर देते हैं, जो बूस्ट कर देते हैं, तो वो बस ये कहता है कि बस मैं कर गुज़रूँ, कर जाऊँ। एक्सटर्नल पावर्स और इनर पावर वो बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो जाती है। और सबसे अंदर ये है कि इनर पावर आपकी जो विल है, अगर वो स्ट्रॉन्ग हो गई तो इन दैट केस नो वन कैन बीट यू। तो हमारे पास जो रीडिंग है ये बड़ा एक मेजर फंक्शन है हमारे मैनेजमेंट का। ये बड़ा ही मेजर प्रोसेस है कि जिसमें आप क्या करते हैं, लोगों को जॉब असाइन करते हैं, वर्क देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं कि आप भी काम कर सकते हैं। अमूमन ये होता है कि लीडिंग में हमें जो हमारे जो मैनेजर्स होते हैं वो वर्क देते हैं, वो काम देते हैं, लेकिन हमें बज़ाहिर ये लगता है कि दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट वर्क, ठीक है, वी कांट डू दैट और इट टेक्स टू मच टाइम। इसके साथ साथ जो हमारा मैनेजर होता है या जो मैनेजर्स होते हैं वो हमें क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं उस काम को करने के लिए। जब वो चीज़, ये सब चीज़ें वो उसमें इन होंगी तो फिर इंसान को बूस्टअप मिलता है और फिर वो उसे कंटिन्यू करते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे पास लास्ट फंक्शन है बेटा मैनेजमेंट प्रोसेस का, वो है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के अंदर आप क्या करते हैं कि आपने अपने एनवायरनमेंट को कैसे कंट्रोल रखना है, कि जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आप बनाते हैं उसके बेस के ऊपर, और कुछ स्टैंडर्ड्स आप रखते हैं। Sir, your voice is not clear, sir. जी बेटा, आवाज़ नहीं मेरी आवाज़ आपको? सर थोड़ा लाउड बोलें सर। अच्छा सर आपके बैकग्राउंड से काफी आवाजें आ रही हैं। अच्छा बेटा ठीक है। जी बेटा, अब मेरी आवाज़ क्लियर है आपको? जी Yes, सर। sir. Yes. यस सर, फिलहाल तो सही है। ओके थैंक यू। अच्छा बेटा, जो लास्ट हमारे पास जो फंक्शन है वो है कंट्रोलिंग, ठीक है। ये जो हमारा मैनेजमेंट प्रोसेस है इसका जो लास्ट वन है दैट वन इज कंट्रोलिंग। इसमें आप कुछ स्टैंडर्ड सेट करते हैं अपने एनवायरनमेंट को सस्टेन रखने के लिए, कंट्रोल रखने के लिए। आप कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ रूल्स, कुछ पॉलिसीज बनाते हैं। इनकी बेस के ऊपर जो है फिर आप, अब वो किस तरह के रूल्स हो सकते हैं, मे बी सच एज क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स होंगे, इसके साथ साथ आपके सेल्स कोटा के स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, प्रोडक्शन लेवल्स हो सकती हैं, कि क्या मतलब किन किन चीज़ों के आप स्टैंडर्ड्स रखते हैं। आप चेकिंग कर सकते हैं कि इसके अंदर आप क्या करते हैं कि एक्चुअल और इसके साथ साथ जो हमने टारगेट जो रखा है कि क्या उस बेस के ऊपर हमारी परफॉर्मेंस जो है क्या वो मीटअप कर रही है या नहीं कर रही। इसके साथ साथ हम क्या करते हैं कि जब ये सारी बातें हमारे पास सामने आ जाती हैं तो फिर हम कुछ करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। कहाँ हमें नीड है किसी अच्छे काम की, या जिन चीज़ों को हाईलाइट किया है हमने उसके अंदर कंट्रोलिंग के अंदर जो पॉइंट्स हमारे सामने आए हैं, तो वहाँ पर उनके लिए किस तरह के एक सही एक्शंस लिए जा सकें कि जो ज़रूरी हैं, जिनके बेस के ऊपर काम किया जा सके। अच्छा बेटा, कंट्रोलिंग में इसके साथ साथ मजीद जब आप स्टैंडर्ड्स रखते हैं तो उसके बाद हम एवेल्युएट करते हैं कि क्या हम अपनी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर कि हम कहाँ पर हैं। इसके साथ साथ फिर हम जो एक्शंस लेते हैं उसकी बेस के ऊपर हमारे पास आपको एक्शंस ऐसे होने चाहिए कि जो हमें प्लस पॉइंट पर आए, क्योंकि जब चीज़ें आइडेंटिफाई हो जाएं और प्रॉब्लम्स हमारे सामने हों तो उसकी बेस के ऊपर जो है हम जब एक्शंस लें
तो वो ओवरकम कर दें प्रॉब्लम्स को और वो इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट हमें देना शुरू कर दें। अच्छा बेटा, मैं ज़रा मूव करना चाहूँगा ज़रा आपकी अटेंडेंस के ऊपर। यस सर। बेटा प्लीज ज़रा वन बाय वन अटेंडेंस रिकॉर्ड कर दें ज़रा। The first one is Rabia. The second one is Ghulam. Yes, sir. बेटा गुलाम, आप ज़रा पूरा नेम बताएंगे प्लीज? Sir, Ghulam Ali. ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वन बेटा Most welcome, sir. उस्मान। उस्मान बेटा सर प्लीज। स्टूडेंट नहीं। सर नेक्स्ट वन करें, राशिद अली। आबिद अली। राशिद अली। ओके सर। आसिफ अली। राशिद अली सर, राशिद। राशिद। ओके राशिद, सॉरी बेटा, थोड़ा मैं असल में हैंड फ्री यूज कर रहा हूँ। ओके प्रॉब्लम। ओके ओके, नो वरी। थैंक यू बेटा राशिद अली। नेक्स्ट अरबाब अली। सरबाज। अरबाब। बेटा प्लीज जरा स्पेल कर दीजिएगा। ARBAB। ओके अरबाब, थैंक यू। सर मोहम्मद मुस्तजाब। मोहम्मद मुस्तजाब। मुस्तजाब, थैंक यू। जवेरिया। सर मोहम्मद इंशाल। मोहम्मद। सर अमाद। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर हम स्क्रीनशॉट भी तो ले सकते हैं ना, इस तरह से लिखने से बेहतर है। जी जी बेटा, बिल्कुल ऐसे ही है, ये इजी रहेगा मेरे लिए, कन्वीनियंट रहेगा। ठीक है, थैंक यू बेटा। ये सर जीआर वो अटेंडेंस स्क्रीनशॉट ले लेंगी। सर बेटा मुझे भी सर सीआर को बोल दो अटेंडेंस ले लेंगे, वो आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू। सर आप आगे कंटिन्यू करें, अटेंडेंस हो गई है, समझे? जी बेटा एक मिनट। ओके, मैंने भी स्क्रीनशॉट्स ले लिए बेटा, जरा इजी रहेगा मेरे लिए भी। ओके जी, हम थे जरा हमारे मैनेजमेंट रूल्स की तरफ। ठीक है, मैनेजमेंट प्रोसेस की तरफ, इसमें लास्ट हमने डिस्कस किया कंट्रोलिंग के ऊपर। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। यस बेटा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेसेस। अच्छा एक बात मुझे जरा बताएं बेटा कि व्हाई इज HRM इम्पोर्टेंट टू ऑल मैनेजर्स। क्या बातें हो सकती हैं कि ये HRM जो है वो हमारे मैनेजर्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट हो सकती है? इसलिए सर क्योंकि वहाँ हमें जितने भी मैं ऐसे जी यस ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जितनी भी हमें प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन करनी होती है उसको हम अगर हमारे रूल्स नहीं होंगे तो हमारी सारी चीजें मिक्सअप हो जाएंगी। यस मोरओवर हम कोई भी टास्क सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। जी Can I add something? यस बेटा। Sir, HRM work is basically the hiring. First of all, अगर आप हायरिंग अच्छी कर लेते हैं तो आपको पता होगा कि आपको अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाना है। इज बेसिकली के प्रोसेस ऑफ मेकिंग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। जो बंदा रिसोर्स हायर कर रहा है वही जानता होगा कि इसको कितना अच्छे से यूज करना है। यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल, वेरी गुड। मोरओवर बेटा, और कोई अपना ऐड करना चाहेगा इसमें? अच्छा बेटा, सेशन जरा बिल्कुल अपने एंड पर है, तो उसके बाद हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, कुछ सवाल हैं रिलेटेड तो आज के हमारे अब तक के सेशन के हवाले से, तो कुछ पूछना चाहते हैं या कोई सवाल है तो बेटा यू कैन आस्क।
नो सर, थैंक यू। ओके, अच्छा बेटा, ठीक है। चलें बेटा, फिर आगे मूव ऑन करते हैं, वी हैव सम टाइम। ठीक है, अच्छा 20 मिनट्स का ब्रेक सही रहेगा क्लास के बाद, ये वाले सेशन के बाद? एक्सक्यूज मी सर। यस यस सर। सर Yes, एचआरएम sir. का अकाउंटिंग में सर उसका क्या रोल है सर? एचआरएम तो बीबीए वगैरह में मतलब उसका सब्जेक्ट है ना? जी, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। तो आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं यही पूछना चाहता हूँ इसमें अकाउंटिंग में उसका क्या मतलब रोल है सर? अकाउंटिंग में क्या, अकाउंटिंग बेसिकली अगर आप देखें तो वेल अकाउंटिंग के हवाले से जब हम यहाँ देखते हैं तो इट्स नॉट सच लाइक दैट कि आप अकाउंटिंग को उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। द थिंग इज हाउ यू आर मैनेजिंग। ठीक है, अगर आप एक अकाउंट के ऑफिसर को हायर भी करते हैं तो आपको पता तो होना चाहिए कि आपके पास कॉम्पिटेंट बंदा है या नहीं है। आपने टारगेट्स जो सेट्स किए हैं, क्या आपके पास रिक्रूटमेंट आ रही है, या जो आपके पास स्टाफ आ रहा है क्या वो उस मैयार पर है, क्या वो उस स्टैंडर्ड पर है। इसके साथ साथ बेटा यही बात हमें सुनने इन प्रोसेस की बात कर रहे थे कि अगर या उस जो अकाउंटिंग का बंदा आपके पास आया है काम करने के लिए, तो आप उसको सस्टेन कैसे करेंगे। ऐसा ना हो कि आपने वो बहुत अच्छा और कॉम्पिटेंट बंदा था लेकिन आपसे वो चला गया तो आपका टर्नओवर रेट बढ़ जाता है और आप उसको सस्टेन नहीं कर पाते हैं तो आपको भी लॉस होता है, क्योंकि फिर गैप में हो जाता है आपके पास एक नए बंदे को हायर करना, वो तमाम प्रोसीजर्स पे लाना, तो ये एक बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अकाउंटिंग पे बेसिकली आप देखा जाए तो इसमें जो आप बात करते हैं वो मैनेजमेंट साइड की बात करते हैं कि आपने अपने स्टाफ को कैसे सस्टेन रखना है। इस वजह से हम जो है इस अकाउंटिंग के अंदर जो है आप ये मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं कि हाउ टू मैनेज, हाउ टू सस्टेन your people and how the environment and what the environment you are giving to your people that they will sustain in your organization. ठीक है बेटा? सर ओके यू सर। मीन के एचआर जरूरी है ताकि एम्प्लॉयज को मैनेज किया जा सके ताकि प्रोडक्शन एक्टिविटीज चलती रहे। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आपको जब एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम्स का, लेबर्स की प्रॉब्लम्स का आपको जब पता ही नहीं हो और आपको उनके आप मे बी पॉसिबल कि हो सकता है कि वो अपना बेस्ट ना दे रहे हो, जिसकी वजह से आपके आउटकम्स जो हैं या प्रोडक्शन लेवल जो है वो अप टू द मार्क नहीं है, या मे बी वो बूस्ट भी हो सकती है। जैसे मैंने आपसे एक एग्जांपल आपको सुनाई मोटिवेशन की, तो क्या पता सिर्फ एक मोटिवेशन का फैक्टर हो जिसकी बेस के ऊपर आप उनका बहुत ज़्यादा बेस्ट दे सकते हैं। तो दैट इन दैट केस सो यहाँ पर फिर आपके पास जो है वो एचआर काम आता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सर मतलब वन टाइप ऑफ बैलेंसिंग एक्ट। जी बेटा? नथिंग सर, नथिंग। ओके, अच्छा बेटा, फिर इंशाल्लाह जरा ब्रेक लेते हैं और 20 मिनट्स बाद इंशाल्लाह कम बैक करेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? ओके सर। अल्लाह हाफिज़।